अब देखते हैं कि फेलोज टाइप के कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक टर्म होता है फेलोज ट्रायोलॉजी। फेलोज ट्रायोलॉजी में क्या होता है कि इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस के साथ साथ इसमें रिवर्स इंटर एट्रियल शंट होता है, उसके साथ साथ इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है। तो ये होता है फेलोज ट्रायोलॉजी। इसके बाद एक टर्म आता है फेलोज पेंटोलॉजी। फेलोज पेंटोलॉजी में क्या होता है कि इसमें फेलोज टेट्रोलॉजी होता है, फेलोज टेट्रोलॉजी के साथ साथ इसमें ऑस्टियम स्कंडम टाइप का एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये होता है फेलोज पेंटोलॉजी। इसके बाद एक होता है एसाइनोटिक, जिसे हम पिंक फेलोज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकुलर की आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो बिल्कुल माइल्ड होती है पिंक फेलोज में। तो इसमें बिल्कुल माइल्ड राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल माइल्ड होती है, इसे हम कहते हैं माइल्ड फेलोज या पिंक फेलोज। इसके बाद एक आता है एक्वायर्ड फेलोज। एक्वायर्ड फेलोज ये 5% केस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखा जाता है। इसमें होता है क्या कि जेटा ब्लड जो होता है वो सीधा इनफंडिबल में जाता है, जेटा ब्लड गोस डायरेक्टली टू द इनफंडिबल, जिसकी वजह से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास एक्वायर्ड फेलोज। इसके बाद अब देखते हैं कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज में मिलती है। इसमें होता है सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन एनॉक्सिक स्पेल्स होते हैं, उसके अलावा इनमें सिनकोप देखने को मिलता है और सीजर देखने को मिलता है। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल इम्बोलस होता है, उससे कैसे होता है इसमें थ्रोम्बस होता है जो सिस्टमिक वेन से सीधे एंटर कर जाता है एट्रियल सिस्टम में थ्रू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है इनमें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म में। इसके अलावा इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कॉमनली देखा जाता है। पॉलीसाइथीमिया भी होता है जिसकी वजह से इनमें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस का और सेरेब्रल अब्सेसिस का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ये प्रोन होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने में, बहुत जल्दी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा इनमें ग्रोथ रिटार्डेशन भी काफी देखा जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है टेराटोलॉजी ऑफ फेलोज की। अब देखते हैं कि हाइपोक्सिक स्पेल्स या एनॉक्सिक स्पेल्स या साइनोटिक स्पेल्स क्या होते हैं। इसमें होता है क्या कि चिल्ड्रन हाइपर वेंटिलेट करता है और सडनली साइनोज हो जाता है और बाद में उसको एपनिया, सिनकोप, सीजर और इवन समटाइम्स उनका सडन डेथ भी हो जाता है। और ये साइनोटिक स्पेल स्पेशली देखा जाता है जब चाइल्ड वेकअप कर रहा होता है या फीडिंग ले रहा होता है या क्राई कर रहा होता है या फिर उसको फीवर हो या फिर एक्सरसाइज कर रहा हो, तभी ये एनॉक्सिक स्पेल देखे जाते हैं बच्चों में। जो भी साइनोटिक स्पेल्स होता है जिसे हम फेलो स्पेल्स भी कहते हैं, ये कॉमन होते हैं कौन सी एज ग्रुप में, 2 मंथ्स और 2 ईयर्स की एज में ये कॉमनली देखा जाता है एनॉक्सिक स्पेल्स। तो टर्टल फेलोज में क्या होता है कि इसमें सिस्टमिक वेजोडाइलेशन होता है जब भी चाइल्ड फीड ले रहा हो क्राई कर रहा हो उस टाइम सिस्टमिक वेजोडाइलेशन होता है। उसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज हो जाता है राइट टू लेफ्ट शंट ऑफ द ब्लड थ्रू द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से राइट और लेफ्ट शंट बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को साइनोसिस होता है। तो इसको कम्बैट करने के लिए चाइल्ड क्या करता है कि अडॉप्ट कर लेता है स्क्वाटिंग पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन में क्या होता है कि चाइल्ड बैठ जाता है फ्लैक्स्ड हिप और नी के साथ, इसे हम नी चेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि साइनोटिक स्पेल रिड्यूस करने की कोशिश करता है चाइल्ड। और इससे क्या होता है कि जैसे ही साइनोटिक स्पेल्स डिक्रीज करने के लिए नी चेस्ट पोजीशन लेता है तो उसमें इस पोजीशन में आने में उसमें पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी राइट टू लेफ्ट शंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे इंप्रूवमेंट हो जाता है उसका आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन का और सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन भी बढ़ जाता है। स्क्वाटिंग से एक चीज हो रहा है कि इसमें वीनस रिटर्न बढ़ जाता है हार्ट में, जिसकी वजह से इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो लंग को ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। स्क्वाटिंग फॉलोइंग एक्सर्शन हमेशा पैथोगनोमिक रहता है टेराटोलॉजी ऑफ फेलोज का। जब भी बच्चा एक्सर्शन के बाद स्क्वाट करता है तो वो पैथोगनोमिक साइन है कि पेशेंट को टेराटोलॉजी ऑफ फेलोज है। अब हाइपोक्सिक स्पेल्स जो होते हैं, जो भी साइनोटिक स्पेल्स होते हैं, ये वेरी करते हैं। ये कभी वंस इन फोर्टनाइट अटैक होता है, कभी वंस इन मंथ अटैक होता है और कभी कभी मल्टीपल अटैक्स होते हैं एक ही दिन में। तो ये ऐसे होता है साइनोटिक स्पेल्स। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ टेराटोलॉजी ऑफ फेलोज। इसमें सबसे पहले हमें आयरन सप्लीमेंटेशन देना है एनीमिया कंट्रोल के लिए। इसके बाद एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्सिस देते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। इसके अलावा नी चेस्ट पोजीशन बच्चे को अडॉप्ट कराना है। उसके बाद ह्यूमिडिफाइड 100% ऑक्सीजन देना है, मॉर्फिन देना है। मॉर्फिन का डोज रहेगा 0.1 टू 0.2 मिलीग्राम पर केजी आईवी। इसके बाद प्रोपेनॉल देते हैं 0.1 मिलीग्राम पर केजी आईवी। इसके अलावा मिथॉक्सामिन जो वेजोप्रेसर ड्रिप चला सकते हैं। इसके अलावा आईवी सोडा बाइकॉप देते हैं 2 ml पर केजी टू डिक्रीज द एसिडोसिस। इसके अलावा अगर मेडिकल थेरेपी इनफेक्टिव होती है तो हमें इमरजेंसी सर्जिकल शंट्स भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो सर्जिकल शंट्स आते हैं, इसके सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लॉ लॉक टॉसिंग शंट। प्रेफर ऑपरेशन है, इसमें क्या करना होता है हमें लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से एनास्टोमोस कराना है। इसके अलावा एक और आता है वाटरस्टन कूली शंट। इसमें क्या होता है कि असेंडिंग अयोटा का एनास्टोमोसिस करना है राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। इसके बाद एक शंट और होता है जिसे कहते हैं पोर्ट शंट। पोर्ट शंट में हमने डिसेंडिंग अयोटा को लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करना है। ये आजकल हम यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जो अडल्ट्स में देखा जाता है और 2 to 3 टाइम्स मोर कॉमन है फीमेल्स में। 2 टाइप्स के एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं। ऑस्टियम सिकंडम जो 90% केस में देखा जाता है और ये कॉमनेस्ट टाइप है और ये एट द लेवल ऑफ फोसा ओवैलिस होता है। दूसरा होता है ऑस्टियम प्राइमम जो 5% केसेस में रेयर है और ये एंटीरियर और इन्फीरियर होता है फोरामेन ओवेल के। थर्ड टाइप एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, उसे कहते हैं साइनस विनोसिस, वो 5% केसेस में देखा जाता है और वो पोस्टीरियर होता है फोरामेन ओवेल के। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है वो एक एसिनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें एक डिफेक्ट होता है एट्रियल सेप्टम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि शंटिंग ऑफ ब्लड होता है लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में। हमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए पेटेंट फोरामेन ओवेल के साथ। पेटेंट फोरामेन ओवेल जो है वो नॉर्मल वेरिएंट है और यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक है और वो ट्रू सेप्टल डिफेक्ट नहीं है। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि राइट एट्रियम जो ब्लड रिसीव करता है वो सुपीरियर वेना केवा से करता है, इंफीरियर वेना केवा से करता है और लेफ्ट एट्रियम से करता है, इसलिए राइट एट्रियम बिल्कुल एनलार्ज हो जाता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो भी होते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट कुछ में कंप्लेंट्स होती है जैसे वीकनेस हो गया, डिस्निया हो गया, एफर्ट इंटॉलरेंस हो गया, पैल्पिटेशन हो सकता है ड्यू टू एट्रियल अरिथमिया और पेशेंट ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के प्रोन होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। इसके बाद इसमें जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है या नॉर्मल होता है चाइल्डहुड में, और ये रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे ही पेशेंट अपना 3rd या 4th डिकेड की लाइफ में पहुंचता है, गिविंग राइज टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन उनमें हो जाता है। जैसे ही पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो जो इनिशियल जो लेफ्ट टू राइट शंट है वो रिवर्स हो जाता है राइट टू लेफ्ट शंट में, जिसे कहते हैं हम आइजनमेंगर सिंड्रोम। इसकी वजह से पेशेंट में राइट हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क एडल्ट लाइफ में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बिकॉज इसमें स्लो फ्लो होता है ब्लड का। अब देखते हैं कौन कौन सी एनॉमलीज जो है वो एसोसिएटेड होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम जो एसोसिएटेड होता है ऑस्टियम प्राइमम वैरायटी के साथ, मार्फन सिंड्रोम ऑस्टियम स्कंडम के साथ। इसके अलावा एक एनॉमली और होती है जिसे कहते हैं पार्शियल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा परसिस्टेंट लेफ्ट साइडेड सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी।
इसके अलावा लूटम बैकर सिंड्रोम में क्या होता है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ रोमैटिक मिटल स्टेनोसिस भी देखने को मिलता है इन एएसटी। इसके अलावा माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स या फिर फ्लॉपी वाल्व सिंड्रोम या फिर मिटल रिगर्जिटेशन, ये सारा एसोसिएटेड है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ। इसके अलावा एक और होता है होल्ड ओरम सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अपर लिम्ब डिस्प्लेजिया होता है, हाइपोप्लास्टिक थंब होता है, फिंगराइजेशन ऑफ थंब होता है और एब्सेंट रेडियस होता है, असेसरी निपल्स होते हैं और प्रैक्टिस एक्सकैवेटम होता है। ये सारी एनॉमलीज एसोसिएटेड होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ।